हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आपके सामने फिर से हाजिर हूं लेकर साइंस का। अब इस बार हम लोग पढ़ेंगे साइंस का। इस वीडियो में साइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और वन लाइनर क्वेश्चन बोले तो इसमें ऑप्शन नहीं रहेगा, बिकॉज आप लोग तो ऑप्शन का तो क्या बोले गर्दा गोल कर दिए हैं, धुआं धुआं कर दिए हैं। तो मुझे लगता है कि अब आपका ब्रेन टेस्ट किया जाए, IQ टेस्ट किया जाए, आप कहाँ तक सवाल को समझ के पढ़ रहे हो, या रट रहे हो या समझ के पढ़ रहे हो। तो आज पता चलेगा कौन कितना पानी में है। ठंडा पानी तो अभी बहुत ठंडा लगेगा, फिलहाल ठंडा के दिन है। ओके, तो देखना है कि कौन कितना पानी में है। तो सब बोलेंगे ठंडा है सर, हम थोड़ा कम पानी में रहेंगे। ऐसा नहीं, कहने का मतलब कि कितनी औकात है आप में, दिखा दो जल्दी से फटाफट। ओके, तो देखते हैं, जल्दी से फटाफट स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात सुन ले, आपको एक क्वेश्चन के लिए ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा, कम से कम 10 सेकंड का आसपास टाइम मिलेगा। ठीक है, 10 सेकंड के अंदर आपको बता देना है। टोटल इसमें 50 सवाल है, तो जल्दी से कोशिश करेंगे इसको फिनिश करने का। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। पहला सवाल यहाँ पे बोलता है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। रुधिर का कौन सा अवयव है जो रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। टाइम स्टार्ट। जैसे ही क्वेश्चन पर आपकी नजर गई, टाइम स्टार्ट। ओके, तो रुधिर का कौन सा अवयव है जो रक्तस्राव को मदद करता है रोकने में, और वो है प्लेटलेट्स। यस, है ना। अब देखना है किसका कितना सही आता है। नीचे कमेंट तो जरूर करना डियर कि 50 में कितना आपका सही जाता है। ओके, प्लेटलेट्स। तो चलिए सेकंड सवाल यहाँ बोलता है, सड़ी गली चीज़ों पर पोषित होने वाले पौधे हैं, उस पौधे को क्या कहते हैं। यानी कि सड़ी गली चीज़ों पर जो पोषित करता है, मतलब जो जीव जो है सड़ी गली चीज़ को खाता है, उस जीव को क्या कहते हैं। चलिए स्टार्ट है ना। तो टाइम स्टार्टिंग है और मेरे ख्याल से 10 सेकंड होने वाला है। तो सड़ी गली चीज़ों पर जो पोषित होने वाला पौधे हैं, वो पौधे कहलाते हैं क्या, मृतजीवी पौधे। देखिए, मृतजीवी पौधे। और आपको तीसरा सवाल भी दिख रहा है, तो यहाँ पे आंसर होगा। तीसरा सवाल बोलता है, मछलियों में श्वसन होता है। जो मछली जो श्वसन करते हैं, मतलब श्वसन किस तरह से करते हैं, वो किस अंग से करते हैं, अंग का नाम बताना है। जैसे मनुष्य करते हैं, नाक से करते हैं, है ना। फेफड़ा से श्वसन होता है, और गिल से, हाँ, ट्राइकिया वगैरह भी होता है कीड़ों में, तो मैं तो बोल दिया है ना, गिल्स में होता है ना, गिल्स। क्लोन, या तो उसको बोलते हैं क्या, गलफड़ाई बोलते हैं ना, इसको गलफड़ाई बोलते हैं। तो मछली में जो श्वसन अंग होता है वो गिल्स होता है। चलिए, सवाल मछली से फिर रिलेटेड आ गया कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं। ये बोला गया कि मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, कितने कोष्ठ होते हैं। तो फटाफट याद रखिए, कितना चैम्बर होगा मछली के हृदय में, कितने चैम्बर होते हैं, कितने कोष्ठ होते हैं। याद आ गया जी, याद आ गया। और इसका आंसर है क्या सर, इसका आंसर आपको पता चल गया मेरे ख्याल से। ओके, तो आंसर क्या हो गया, मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं, 2 कोष्ठ होते हैं। एक होता है मगरमच्छ के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, चलिए, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, मतलब स्त्री में पाया जाता है या पुरुष में पाया जाता है। सवाल ये है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है, स्त्री में या पुरुष में। ठीक है, तो आपको बताना है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा स्त्री में। स्त्री में लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा, मतलब बोले तो एक से ही पूरा 23 पीस, सभी जोड़ा जो है 23वां जोड़ा तक भी एक पाया था। लेकिन पुरुष में एक से वाई होता है लास्ट वाला, बाकी 22वां जोड़ा पुरुष में भी दोनों सेम ही होता है। 22वां जोड़ा पुरुष का भी 22वां जोड़ा भी एक्स ही होता है, लेकिन 23वां जोड़ा एक्स वाई होता है। अगला सवाल तो आपको देख के आंसर याद हो गया कि मानव शरीर की किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं। लीजिए, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं। तो कितने होते हैं आपको पता है, कितने युग्म का मतलब जोड़ा। अब अगर कोई बंदा बोल देगा 46 तो गए काम से, क्योंकि सवाल बोला क्या जा रहा है, जोड़ा। तो 23 युग्म होते हैं। ठीक है, चलिए, सवाल है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है। पुष्प का कौन सा भाग जो परागकण बनता है। चलिए फटाफट यहाँ पे सोच लीजिए इसका आंसर क्या होने वाला। फूल होता है ना, फूल। तो फूल का कौन सा भाग है जो परागकण बनता है, और उसका आंसर है क्या है, पुंकेसर। जी बिल्कुल, पुंकेसर है। पुष्प का पुंकेसर वो भाग है जो पुंकेसर परागकण बन जाता है। ठीक है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है, तो पुंकेसर। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे दिख रहा। चलिए, कौन मानव में मादा जनन तंत्र नहीं है। तो खैर, तो मैंने सवाल चेंज कर दिया, बिकॉज वो सवाल ऑप्शनलाइज था, तो उसको मैं चेंज कर दिया हूँ। सवाल ये बोला गया कि हरे पौधों में संचारित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होता है। यानी कि जो पौधा ऊर्जा जो जमा करता है अपने अंदर में, वो किस रूप में जमा होता है, कैसा। तो जब भी रहेगा तो कोई पोषक तत्व, प्रोटीन, वसा, किस रूप में रहता है। तो बताएं मुझे आप, क्या इसका आंसर होगा। हरे पौधों में जो संचारित आंतरिक ऊर्जा होता है वो होता है किस रूप में, तो आपको पता चलेगा मंड के रूप में। किस रूप में आता है, मंड, यानी स्टार्च, है ना।
स्टार्च के रूप में रहता है, मन के रूप में रहता है। ठीक है, चलिए सवाल बहुत फैंटास्टिक है। अगला सवाल कि मस्तिष्क का कौन सा भाग है शरीर की स्थिति तथा संतुलन को का अनुरक्षण करता है? कौन सा भाग, मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? स्थिति तथा संतुलन का क्या करता है? अनुरक्षण करता है। वो मस्तिष्क का कौन भाग है? तो मस्तिष्क का भाग है वो अनुमस्तिष्क। क्या है डियर? अनुमस्तिष्क है जो संतुलन और क्या बोलता है, संतुलन और स्थिति का अनुरक्षण करता है। चलिए, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ये तो एकदम बच्चा बोलेगा, जो गली का बच्चा खेलता है ना गुल्ली डंडा, वो भी बता देगा। हाँ, कहने का मतलब है जो पढ़ करके एक बार पढ़ेगा वही बता देगा। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान क्या कहते हैं? तो आपको पता है, उसको कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं जी, सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। अगला, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, प्रकृति में है ना ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत कौन हो सकता है? क्या है आपके हिसाब से इसका आंसर? तो बिल्कुल आपके माइंड में आंसर आ गया होगा, और वो है जी सौर ऊर्जा, यानी कि सूर्य जिसको बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? सूर्य बोलते हैं। चलिए, CFC का पूरा नाम बताना है। CFC का पूरा नाम याद आ गया? क्या होगा इसका नाम? CFC, है ना, जो कि बहुत हार्मफुल होता है ओजोन परत के लिए, ओजोन परत के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है CFC। और इसका पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। C फॉर क्लोरो, F फॉर फ्लोरो, C फॉर कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए अगला सवाल है, तंत्रिका कोशिका कहलाती है, तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है? तंत्रिका कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं? याद आ रहा कुछ? दिमाग लगाइए, दिमाग लगाओ फटाफट, क्योंकि टाइम बहुत कम है डियर, 10 सेकंड के अंदर आपको बताना है। तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं हम लोग? न्यूरॉन। क्या बोलते हैं जी? बिल्कुल सही आंसर है न्यूरॉन। तो बहुत सारे यहाँ पे मेरे प्यारे होंगे रसगुल्ले जो कि न्यूरॉन आंसर दिए होंगे। चलिए, उदासीन विलयन का pH मान होता है? ये लो, बहुत ही अच्छा सवाल, एकदम हल्का उठा के ले चल जाओ, इतना हल्का के उठा लोगे आप। तो उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो आपको पता है pH मान अगर 7 से कम है तो उसको बोलते हैं क्या? अम्ल बोलते हैं। 7 से अधिक है तो क्षार बोलते हैं, लेकिन 7 से बराबर तो उसको क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं। क्लियर है? प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? अब अगर सवाल आ जाए कि प्रथम कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण किया गया था, वो कार्बनिक यौगिक कौन था? तो यूरिया था। लेकिन इसको किसने किया था? प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण जो किया था वो किसने किया था? उस व्यक्ति का नाम हो जाएगा क्या? बोहर ने। क्या जाएगा? बोहर में। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? जब कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो उससे क्या निकलता है, क्या देता है, वो बताना आपको। तो कैल्शियम कार्बाइड जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? तो वो देता है इथाइन। क्या देता है डियर? इथाइन। 10 सेकंड के बाद आपको आंसर बताने की कोशिश करें, एकदम फटाफट माइंड लगाना है। ओके, एकदम क्या बोलते हैं? पजा हुआ छुरा कैसे होता है जी? लोहे से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। देखिए, लोहे से जिंक लेपित करने की क्रिया, यानी कि लोहे से बोले तो लोहे से जिंक लेपित, उल्टा शब्द लिखा गया, लोहे में होना चाहिए। लोहे में जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहे में जो जिंक करते हैं ना कि लोहा जो है संक्षारण से बच जाए, है ना, जंग ना लगे, तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं? जस्तीकरण, यानी कि गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण बोलते हैं ना। जस्तीकरण, गैल्वेनीकरण वही बोलते हैं। जिंक चढ़ाने की प्रक्रिया को जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन यानी कि जो कैथोड एनोड होता है, तो इलेक्ट्रॉन किस पर मुक्त होता है? कैथोड पर या एनोड पर? चलिए, मैं तो आपको हिंट दे दिया हूँ, तो पता चल जाएगा आपको कि विद्युत अपघटन पर इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होता है वो होता है एनोड पे। किस पे होता है? एनोड पे जो है इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच क्या कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं? तो सवाल हो गया कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण क्या तो कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। क्लियर सी बात है ना? क्या कोण कहते हैं? कौन सा कोण? निर्गत कोण कहते हैं। अगला सवाल है, नेत्र गोलक की आकृति कैसी होती है? ये तो बड़ा ही इजी सा सवाल, बहुत ही आसान सा सवाल कि नेत्र गोलक की आकृति कैसी होती है। फटाफट सोच लीजिए, क्या इसका आंसर? टाइम होने वाला है। जैसे ही सवाल आपके नजरों से टकरा गई समझ लो टाइम स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो नेत्र गोलक की आकृति कैसी होती है डियर? बहुत ही गोलाकार होती है। इससे तो कुछ सोचने वाली कोई बात ही नहीं है डियर। इंद्रधनुष में कितने रंग होते? लीजिए, जैसे सवाल पढ़े आपके अंदर आ गया है, वो 7 भाई थे ना। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। और इसको याद करने का हिंदी में तरीका मैं बताता हूं। बै जा नि पी ना ला, है ना। बैजानी, ये नीचे से मैं जा रहा हूँ, नीचे से। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, लाल, पीला, नारंगी, लाल, ये होता है बैजानी, पीला, लाल। अगला सवाल है, आधात्म्य आवर्त सारणी में कितने होते हैं? दाईं और या बाईं ओर, या ऊपर नीचे, ये बताना आपको। तो मेनली रूप से ये दाईं या बाईं के हिसाब से आता है। आधात्म्य जो होती है वो आवर्त सारणी में किधर होती है? तो याद आ गया आंसर? याद आ गया, दाईं ओर होता है। क्या होती है? दाईं ओर जो है, मतलब इस तरफ जो है
अधातु होता है और बाईं ओर जो है धातु होता है। ठीक है, याद है ना, आवर्त सारणी देखना पड़ेगा। सबसे अच्छा कोयला का नाम, सबसे अच्छा कोयला बोले तो सबसे उत्तम कोयला है ना, सबसे उत्तम कोयला जो ईंधन का सबसे बेहतर तरीका है वो कौन सा कोयला? कोयला के 4 प्रकार है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और एक और है वो पीट कोयला बोलते हैं। तो सबसे अच्छा कोयला का नाम क्या है? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे बेहतर कोयला है, इसमें इसलिए बेहतर क्योंकि इसमें 90% से ज़्यादा जो है कार्बन की मात्रा पाई जाती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? वो बल्ब नहीं जो आप घर में यूज करते हो वाइट वाला, वो तो एलईडी है ना। विद्युत बल्ब जो पीला वाला अभी भी देखते होंगे घर में, बहुत सारे गाँव में पीला वाला, चूँकि ज़्यादा 100 वाट का हुआ करता था तो ज़्यादा बिजली खर्चा होती है, तो इसलिए अब CFL आ गया। तो पीला वाला जो बल्ब होते हैं ना उसमें गैस भरी जाती है, इसलिए भरी जाती है ताकि वो टंगस्टन से क्रिया ना करे, यानी कि पता क्या चला, निष्क्रिय गैस भरी जाती है। अब निष्क्रिय गैस भरी जाती है तो निष्क्रिय लीजिए आंसर हो गया है ना, निष्क्रिय गैस। ठीक है, चलो सवाल है CnH2n+2 किसका सूत्र है? CnH2n+2। तो इसको आपको याद होना चाहिए, सूत्र का फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। CnH2n+2 किसका सूत्र है? तो इसका सूत्र क्या है? ये है क्या याद आ रहा? ये है मिथेन, यानी बोले तो एल्केन का सूत्र है। किसका है? एल्केन का सूत्र है। एल्केन एक होता है एल्कीन होता है, ठीक है, एक होता है एल्काइन होता है, तो इसका सूत्र भी आपको याद ही होगा। पारा विद्युत धारा प्रवाह में उत्पन्न करते हैं। जो पारा होता है, जो मरकरी होता है, वो विद्युत धारा में क्या उत्पन्न करते हैं? अब उसमें तो कुछ उत्पन्न करने का मतलब क्या, उसका काम क्या है? विद्युत धारा। पारा जो है विद्युत का सबसे बड़ा जो है प्रतिरोधक माना जाता है, सबसे बड़ा प्रतिरोध, इसलिए उच्च प्रतिरोध रोकता है। मतलब विद्युत धारा को रोकने का काम करता कौन? पारा, क्योंकि विद्युत धारा ये दुश्मन है, विद्युत धारा को पार होने नहीं देगा, तो काट देगा, वहीं पे रोक लेगा। यहाँ से विद्युत धारा जा रही तो रोक लेगा ये पारा। पता क्या था? उच्च प्रतिरोध का मतलब रोध, अवरोध, प्रतिरोध मतलब रोकना। अगला था नाइट्रोजन अणु में कितने सह संयोजक बंधन होते हैं? लीजिए, आपको मैं बताया हूँ कि नाइट्रोजन अणु में और हाइड्रोजन अणु में, ऑक्सीजन अणु में, क्लोरीन अणु में, तो पता होगा कि नाइट्रोजन अणु में कितने सह संयोजक बंधन होते हैं? तो ये होते हैं कितने? 4। सॉरी मेरे प्यारे, 4 नहीं होगा बल्कि 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा होता 4 इसलिए मैं चौंक गया हूँ। तो नाइट्रोजन अणु में 3, क्योंकि देखो नाइट्रोजन अणु जो होता है ये इसको बोलते हैं नाइट्रोजन अणु। N2 रहेगा उसको बोलते हैं नाइट्रोजन अणु। अगर खाली N है तो उसको नाइट्रोजन बोलेंगे, और 2 लगा देंगे तो नाइट्रोजन अणु हो जाएगा। अब इसका 3 इसलिए होता है क्योंकि ये 3 जो है ना साझा करता है, 3 जो है इसका करता है आपस में साझा करता है। ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये 3 इधर 3, तो टोटल तो 5 रहेगा आखिर में इसका। तो ये देखो 3 साझा किया तो 8 ये पूरा बन गया ना। ये है नाइट्रोजन अणु, तो 3 है ना, 3 बंधन होते हैं। चलिए अगला सवाल है, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किसको दिखाया जाता है? तो आपको पता चलेगा कि मानचित्रों में जो नीले रंग से दर्शाया जाता है वो कौन होता है? वो होता है पृथ्वी, जल को ही है ना, जल को जो है नीले रंग से, इसलिए जल को, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है जी। पृथ्वी किस लिए? क्योंकि 70% से ज़्यादा जो है पानी है, समुद्र जल वाला, मतलब समुद्री जल है, बाकी 30% पर ही स्थल है। और स्थल में ही, स्थल जो है ना 30% के लगभग स्थल है, और 30% स्थल के मतलब ये हुआ, सॉरी 30 नहीं 27 पॉइंट या 28 पॉइंट के आसपास में कुछ है। तो 30% जो 28% जो लगभग स्तर है, स्थल है, उसमें नदियाँ भी बह रही हैं। नदियाँ अलग से है, वो 70% सिर्फ सागर महासागर अलग है, नदियाँ उसी में है, पहाड़ भी उसी में 30% वाला, 28% जो स्थल है, जमीन है, भूमि, मिट्टी जो है, उसमें बताया जा रहा है कि जो स्थल है 30% बोला जाए तो उसमें नदियाँ भी उसी में है, पहाड़ भी उसी में है। सोच लीजिए कितना पानी हो रहा हो। तो 1 मिनट यार, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? देखो याद आ रहा है कुछ इलेक्ट्रॉन पर आवेश? तो मेरे ख्याल से तो आप क्वेश्चन को देख के आपको आंसर याद हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है तो आपको पता चले 1 इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। ये होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्या होता है? आवेश। ओके, और अगर एक आवेश पे कितना कूलाम बोलेगा तो 6.25 × 10⁻- क्या होता है 10⁻18 है ना, 18 इलेक्ट्रॉन। चलिए, सर्वश्रेष्ठ चालक का उदाहरण क्या है? सर्वश्रेष्ठ चालक का सबसे अच्छा चालक का उदाहरण क्या है? चलिए, तो सर्वश्रेष्ठ चालक का उदाहरण तो पता चल गया, सबसे बेहतर चालक पदार्थ तो वही होगा जो जिसमें विद्युत धारा आसानी से सबसे फास्ट बहेगा, है ना, और उसका नाम क्या है? चांदी, सिल्वर। इसका बोलते Ag। क्या बोलते हैं जी? Ag बोलते हैं। चलिए, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है लेकिन
उस नेत्र को क्या कहते हैं? तो निकट को साफ नहीं देखेगा मतलब दूर को देख ही सकता है ना। तो निकट को साफ नहीं देख सकता लेकिन दूर का साफ देख सकता है। और मैं आपको बताया था जो दिखता है वही उसका दोष होता है। आप सुनेंगे जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। तो जो निकट जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता, लेकिन इससे पता क्या चला, जब निकट को नहीं देख सकता तो दूर को देखेगा। अब जो दूर को दिखता है वही उसका दोष होता है, और वो क्या है? दूर दृष्टि दोष, है ना। मतलब कि दूर दिख रहा, निकट का नहीं दिख रहा। और इसके जस्ट ऑपोजिट दूर का दिखेगा और नज़दीक का नहीं दिखेगा, है ना। सॉरी, दूर का नहीं दिखेगा और नज़दीक का दिखेगा, तो उसको बोले निकट दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया था, है ना? जरा दृष्टि दोष यानी कि उसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों शामिल होता है। आप अपने दादा नाना का चश्मा देखिए, दादी का चश्मा देखिएगा, तो चश्मा जो रहेगा ना, ये जो चश्मा रहेगा आपको ऐसे रहेगा, ऐसे दिखेगा। तो पता चला कि नीचे उत्तल लेंस लगा हुआ, ऊपर अवतल लेंस लगा हुआ है। और उस लेंस को क्या बोलते हैं? उस लेंस को बोलते हैं बाईफोकल लेंस। क्या बोलते हैं? बाईफोकल। किसके लिए? जरा दृष्टि दोष के लिए। किसके कारण अम्ल वर्षा होते हैं? निम्नलिखित छोड़ दो, चलो बताओ किसके कारण अम्ल वर्षा होने के कौन सा कारण, कौन सी गैस है जिसके कारण अम्ल वर्षा होता है? और ये सवाल आपके पास आ गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? वो है SO2, है ना। SO2 के कारण जो है अम्ल वर्षा होता है, ठीक है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। आधुनिक आवर्त सारणी नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्त फलन है? मतलब आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले ने दिए थे, तो उन्होंने तत्वों का जो आवर्त फलन बताया वो किस तरह बताया था? तो आपको पता चला कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या पर आधारित है, है ना, परमाणु संख्या पर। लेकिन परमाणु द्रव्यमान पे जो है मेंडलीफ ने अरेंज किया था। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि आवर्त सारणी में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा, तो मेंडलीफ का रहा, ठीक है। और तत्वों का वर्गीकरण अगर बोला जाए कि तत्वों का वर्गीकरण में सबसे ज़्यादा सहायक कौन किया, तो वो क्या सबसे पहले कौन था? डोबेरेनर। ओके, ये करेंगे। चलिए, कौन से गैस चूने के पानी को शुद्धिया करता है? यानी कौन ऐसा गैस है जो चूने का पानी जो होता है ना, चूने का पानी समझ रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना पानी में चूना टाइप का हो, और उस पानी को दूधिया कर देता है। कौन सा गैस होता है? और वो गैस का नाम है CO2। बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, जो हम लोग छोड़ते हैं, सांस छोड़ते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो चूने के पानी को दूधिया करता है। चलिए, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। जी बिल्कुल, हाँ जी, जिसके कारण दर्द और जलन भी होता है। बिल्कुल, हमको तो मधुमक्खी नहीं काटा है, लेकिन हाँ ये काटा है। क्या बोलते हैं? बिरनी होता है ना, बिरनी लाल पीला वाला, वो काटा बहुत जार देता है यार। तो मधुमक्खी या बिच्छू भी होता है, बिच्छू के डंक। किसको बिच्छू काटा होगा? मेरे ख्याल से बहुत गांव में रहने वाले लोगों को बिच्छू काटा होगा, मुझे नहीं काटा, ठीक है, फिलहाल मैं भी गांव में रहा हूँ। तो बोलता है बिच्छू या मधुमक्खी के डंक, या तो बोलता है लाल चींटी, है ना, लाल चींटी भी बोलते हैं। लाल चींटी भी काट लेगा ना आपको, बाप रे, तो मुझे काटा बहुत बार, आप लोगों को भी काटा होगा। लाल चींटी में जो एक अम्ल छोड़ता है, या मधुमक्खी बोलो या बिच्छू बोलो, बहुत दर्द जलन होता है, और उसका नाम है मेथनोइक अम्ल। क्या नाम है? मेथनोइक। उसको बोलते हैं, साधारण नाम क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। मेथनोइक का जो है साधारण नाम है फॉर्मिक अम्ल। चलिए, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की, अच्छा छोटा सवाल, की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड। तो आपको पढ़े एनोडीकरण पढ़े होंगे, एनोडीकरण अच्छे से पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है? एल्युमिनियम को क्या कहता है? एक एनोड के रूप में बनाता है और उस पर मोटी परत चढ़ाता है। CO2 विद्युत धारा प्रवाहित किए हैं, तो क्या होते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में की उपस्थिति में विद्युत धारा प्रवाहित किए हैं। तो एल्युमिनियम का जो एनोड बना हुआ ना, उस पर जो है ऑक्साइड गैस निकलता है, ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन जो है जाकर के उस पर जमा होती है। तो उसको क्या बोलते हैं? एनोडीकरण। उसको बोलते हैं एनोडीकरण। क्या बोलते हैं? एनोडिक। इससे मतलब क्या होता है ना कि क्षार जो भी डाला हुआ है एनोड ग्रुप पे, उस पर जाके जो है ऑक्साइड जाके जमा हो जाती है, तो मोटा हो जाता है। तो क्षार को संक्षारण से बचाने के लिए, लोहा को, है ना, लोहे जो वस्तु होता है उसको संक्षारण से बचाने के लिए एनोडीकरण भी करते हैं, जस्तीकरण भी करते हैं। तो एनोडीकरण करने के लिए हमको विद्युत धारा प्रवाहित करना पड़ेगा सल्फ्यूरिक अम्ल में, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में। लेकिन जस्तीकरण तो फटाफट पेंट कर लेता है ना हम लोग। कौन सा यौगिक है इनमें से, कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल करता है? अरे बाप रे, यौगिक समझ रहे हैं ना, जो कार्बनिक यौगिक जो पढ़े हैं वो सब होगा, है ना। तो ऐसे तो ईंधन के रूप में पेट्रोल डीजल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कौन सा यौगिक है जिसका ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया था? और वो यौगिक का नाम है इथेनॉल। कौन सा है? इथेनॉल है, इथेनॉल, C2H5OH, इथेनॉल। ये इथेनॉल इसलिए क्योंकि ठंडे प्रदेशों में इथेनॉल जमता नहीं है, ठीक है। करीब -105 डिग्री तक जो है इथेनॉल जो है नहीं जमता है। यानी कि जब पेट्रोल की शक्ति खत्म हो जाती है तो इथेनॉल वहाँ पे काम आता है। यानी कि ठंडे प्रदेशों में इथेनॉल को उपयोग किया था किसमें? ईंधन में। हालांकि इथेनॉल बहुत महंगा है, डीजल से महंगा है मेरे ख्याल से, है ना। तो इथेनॉल बहुत महंगा है, तो लेकिन फिर भी उस जगह पे इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, 1 नैनोमीटर कितना बराबर होता है? कितना?
एक नैनोमीटर में कितने मीटर के बराबर होता है, पढ़े होंगे नैनोमीटर, जैसे कि माइक्रोमीटर पढ़े 10⁻⁻⁶, आप समझ आ गया। तो एक नैनोमीटर भी इसी तरह कुछ होता है, ठीक है। तो बताइए कि नैनोमीटर कि होती है किसके बराबर होता है, तो एक नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ के बराबर, 10⁻⁹ के बराबर को नैनोमीटर बोलते हैं। अच्छा ये तो याद रहेगा, नैनो 9 है ना। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या है, देखो फटाफट 50 सवाल पूरा करना है फटाफट। तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ जिसको बोलते हैं, वेवलेंथ का मात्रक क्या है, आपको मैं बहुत बार बताया हूँ, सवाल जब भी आया तो मैं आपको बता दिया हूँ कि इसकी तरंग दैर्घ्य का मात्रक है। और आपको याद भी होगा, शायद आपके माइंड में नहीं आ रहा क्या, ला दो सारी बातें अपनी यहाँ पे ला कर दो। तरंग दैर्घ्य का मात्रक कौन है, और वो है एंगस्ट्रम। क्या है जी, एंगस्ट्रम। देखिए एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या है, एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम को आप जाते देखिए 10⁻⁻⁻10, ये है एंगस्ट्रम। बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में बंदे को फंसाने के लिए ऐसा सवाल देता है, तो बंदा जो रिवीजन करेगा तो कहाँ से फंसेगा, पूरा घोल के पी जाइए, है ना। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी क्या बताती है, बहुत बार सवाल, इतना बार बताया हूँ, शायद कोई बच्चा होगा जो नहीं बना पाया। अब आप लोग सोच लो कि अपने उंगलियों को 3 भाग में, अंगूठे और तर्जनी और मध्य फिंगर को ऐसे समकोण पे बाएं हाथ की उंगली को खड़ा कर लो, है ना। और तो जो आपके जो अंगूठा है ना वो बल को दर्शाएगा, ठीक है, चुंबकीय बल को दर्शाएगा, लेकिन जो तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। सवाल तर्जनी बोला ना, तर्जनी है ना, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, लेकिन जो मध्य फिंगर है, जो बीच वाला उंगली है, वो विद्युत धारा दर्शाता है, ठीक है। तो आप तीनों से कोई भी सवाल पूछ सकता है, लेकिन जितना मैं देखा हूँ एग्जाम में सवाल आया है, ये फ्लेमिंग के तर्जनी ही वाला पूछता है, मतलब ऐसा ही बना हुआ, तब बोलते लकीर का फकीर, एग्जाम में लकीर का फकीर बन जाइएगा, टेंशन मत लीजिए, लकीर का फकीर सवाल आएगा, मतलब जो याद करिए एकदम जहाँ पे ऑप्शन है वही ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन भी नहीं चेंज होगा। अच्छा बहुत सारे बंदे तो डायरेक्ट एकदम ऑप्शन याद कर लिए, अगर सवाल याद नहीं है ना तो बोले सर इसका आंसर ए वाला होगा, याद कर लिए ऑप्शन ए, क्या लिखा हुआ छोड़ो गोली मारो। देखिए CH3OH, इसका आयुपेश नाम क्या है, आयुपेश नाम तो शायद आप कंफ्यूजन हो दिया, सर ये क्या आयुपेश नाम समझ नहीं आ रहा, हालांकि बहुत आसान। देखो CH4 होता है, CH4 क्या होता है, CH4 क्या होता है आपको पता है, CH4 गोबर गैस, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मीथेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीथेन। अब इसमें से अगर CH4 के यहाँ पे CH3 कर देंगे ना, देखो CH3 तो हो जाएगा मेथिल, क्या हो जाएगा, मेथिल, ये मेथिल हो जाएगा। और मेथिल में OH जोड़ेंगे तो OH क्या होगा, एल्कोहल है, तो मेथिनॉल क्या हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल, मेथिल में OH जोड़ेंगे तो मेथिल एल्कोहल, और ये मेथिल एल्कोहल को बोलेंगे क्या, मेथिनॉल। समझ में आया, समझ में। चलिए आगे बोलते प्रोपेन C3H8 तथा ब्यूट, ये ना ऐसे लिखा हो C3H8 ऐसे समझ लो, और ब्यूटेन ये लिखा हुआ है। युग्मों में कितने इकाई का अंतर, डिफरेंस बताना, घटा दीजिए ना, कितना आसान सवाल है। 4 कार्बन 4 पीस है, कार्बन यहाँ पे 3 पीस, कितना कार्बन बचेगा घट के, तो बोलिए 1 कार्बन बचेगा सर। हाइड्रोजन 10 पीस इसमें है, इसमें हाइड्रोजन 8 पीस है, तो कितना बचेगा, तो बोलिएगा सर 2 बचेगा ना, तो यही तो इसका आंसर होगा CH। अच्छा यहाँ पे शायद मिस्टेक कर दिया हूँ, CH2, एक मिनट CH2 होगा, ओके तो यहाँ पे मिस्टेक था होगा, मैं आपको सुधार दूँ, CH2 कितना डिफरेंट होगा, इसी को बोलते हैं हम लोग समजातीय श्रेणी, है ना जी, समजातीय श्रेणी। चलिए समझ आ रहा, ओके चलो सवाल लास्ट में, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, लीजिए मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम, तो जो कि मैं शायद आपको बता चुका हूँ अभी कुछ समय पहले ही कि मेथेनोइक अम्ल का, और पता है मेथेनोइक जो बताया था मैं अभी, जो बिच्छू काटने पे, लाल चींटी काटने पे जो मेथेनोइक अम्ल निकलता है उसका सामान्य नाम भी पता है, शायद आप अगर गौर किए होंगे तब तो आप उड़ा देंगे इसको पक्का। तो मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, फॉर्मिक अम्ल, क्या नाम, फॉर्मिक अम्ल, चींटी की डंक, चींटी भी छोड़ता है फॉर्मिक, लाल चींटी खास करके लाल चींटी। लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, कैसा रंग होता है, बैंगनी रंग का, सवाल आता है, या किस पदार्थ का बना होता है, लिटमस जो होता है विलियन जो होता है बैंगनी रंग का होता है, ये जो लिटमस विलियन है जो बैंगनी कलर का है वो किस पदार्थ का बना होता है जी, तो आपके माइंड में कुछ आंसर आ रहा, याद आ रहा, कुछ याद आ रहा ना, क्या याद आ रहा, लीचेन या लाइकेन बोलते भी, लीचेन क्या बोलते हैं, लीचेन से प्राप्त होता है, लीचेन से। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है, नीला थोथा है ना, मतलब क्या बोले, नाम बोल देंगे तो फिर याद हो जाएगा, नीला थोथा, नीला कशिश भी बोलते हैं, थोथा को कशिश, नीला कशिश, नीला कशिश का रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, और सूत्र है ये कॉपर सल्फेट, क्या है, कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2, 5 भाग पानी, तो याद रखो क्योंकि ऑप्शन में आपको जब सवाल देगा तो 7H2O 2H2O ऐसे दे देगा, तो 5 भाग पानी याद रखो कॉपर सल्फेट में। अच्छा 5 भाग पानी कैसे याद रखो, देखो आपको मुझे जहाँ तक याद आया, देखो यहाँ पे कितना
1 2 3 4 5 के पीछे है 5 पीछे है, मतलब 5 भाग पानी। ये बस कॉपर सल्फेट के लिए बताइए और किसी के लिए स्पेशल नहीं, ठीक है। हालांकि और सब में अलग अलग होता है। चलिए आगे बोलते हैं, निषेचन के फलस्वरूप, अभी दिख जाता है आपको, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय विकसित होता है। यानी कि जो निषेचन हो जाता है पौधों में, तो अंडाशय जो होता है पौधों में वो किस रूप में बदल जाता है। यानी कि हम लोग खाते भी है इसको, है ना, कहने का मतलब यही, हम लोग खाते भी है। जो निषेचन होता है पौधों में, तो अंडाशय जो होता है, तो अंडाशय किस रूप में बदल जाता है, अंडाशय बदल जाता है फ्रूट, फल के रूप में, फल के रूप में, जिसको हम लोग खाते हैं, बड़ा मजा आता है ना। चलिए, तो अगर किसी को बोले सर मैं अंडाशय खा रहा हूँ, बोले यार क्या बात कर रहे यार, बोले हाँ सर रियल में तो अंडाशय खा रहा हूँ, क्योंकि फल में तो पाया जाता है। चलिए, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजक से बनता है। नर युग्मक यानी कि नर युग्मक बोले तो नर युग्मक को क्या बोलते हैं, शुक्राणु, और मादा युग्मक को अंडाणु। और जब ये दोनों मिलता है आपस में संयोग करता है, जब मिलता है तो फिर क्या बनता है, उससे बनता है जायगोट। क्या बनता है, जायगोट बनता है, ठीक है। और फिर यहाँ से फिर जायगोट, फिर इससे मतलब बच्चे का जो प्रोसेस होता है वो फिर स्टार्टिंग होता है, ठीक है, तो जायगोट। चलिए अगला सवाल, और ये रहा आपका लास्ट सवाल। बोलता क्या कि नर युग्मक का 23 गुणसूत्र है, बिल्कुल। चलिए, और 23 गुणसूत्र है, नर युग्मक का 23 गुणसूत्र है तथा 23 गुणसूत्र वाले मादा युग्मक के साथ संलग्न करता है। मतलब नर युग्मक तो हर किसी के, मनुष्य के पास जो है 23 गुणसूत्र, 23 जोड़ा युग्मक मतलब जोड़ा, 23 युग्मक गुणसूत्र पाया था, और महिलाओं में भी। अब इससे जो संलयन होगा, जो मिलेगा, तो जो इससे संतान जब पैदा होगा, क्या उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। तो बहुत सारा बच्चा बोलेंगे यार सर नर युग्मक में 23 गुणसूत्र है, तो 23 गुणसूत्र मतलब समझ रहे ना, 23 गुणसूत्र है, और मादा में भी 23 गुणसूत्र है जब युग्मक होगा। तो अब बहुत सा बंदा बोलेंगे सर नर में तो 46 पीस होता है, जी बिल्कुल 46 पीस होता है, और मादा में भी 46 होता है, तो जो दोनों जो मिल जाएगा तो 6 6 12 92 पीस हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 23 ही गुणसूत्र है नर युग्मक का, और 23 गुणसूत्र जो है मादा युग्मक का। ये जब मिलेगा तो 23 मिलकर क्या बनेगा, 23 ना 46। तो जो संतान उत्पन्न होगा वो उसमें भी 46 पीस रहेगा, चाहे वो बालक हो या बालिका हो। ओके डियर, मजा आया। तो अब तो आपका रिजल्ट जानने की जरूरत है मुझे, है ना। आप अपना रिजल्ट मुझे खुद बताओगे, और मुझे पता है कि आप बहुत बहुत ईमानदार हो। तो जितना भी आए बता दो यार, कौन किसको कौन जान रहा, कौन किसको जान रहा, कोई किसी को नहीं जान रहा। जितना नंबर आए कमेंट करो फटाफट, और मुझे ये बताओ कि कैसा लगा, मुझे ये आपको वीडियो कैसा लगा। इसी तरह वीडियो का आपको जरूरत है तो बोलिए, मैं इसकी तरह वीडियो भी लाता रहूँगा, है ना। तो और कल हो जाता है संडे करे पड़ेगा, तो कल संडे पड़ेगा, तो कल हम लोग पढ़ेंगे संडे का धमाका टेस्ट, मज़ेदार से, बहुत मजा आएगा। ओके, तो वीडियो करो यहाँ पे लास्ट, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। डैट्स ऑल, थैंक यू मेरे प्यारे रसगुल्लों। ओके बाय।